अपने आप के बाहर कुछ भी ना खोजें। इस बात में कोई शक नहीं कि मियामोतो मुसाशी आज तक के सबसे जबरदस्त सामुराई में से एक था। उसके अंदर जो तलवारबाजी का टैलेंट था वो सिर्फ नेचुरल टैलेंट की वजह से नहीं था, बल्कि जो उसका एक डिसिप्लिन था उसका रिजल्ट था। और ये बात वो खुद अपनी ही किताब में लिख कर गया है कि उसकी तलवारबाजी की कला का राज है उसका डिसिप्लिन। और इस चीज ने उसको एक मामूली से योद्धा से एक महान योद्धा बना दिया। मुसाशी ने पहली बार तलवारबाजी की लड़ाई की थी जब वो बस 13 साल का था और वो उस लड़ाई में जीता। उस पहली जीत के बाद पूरे जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारा। उसने लगभग 60 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और आज भी 2023 तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। मियामोतो मुसाशी बस एक जापानीज सामुराई ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ वो एक फिलोसोफर और एक आर्टिस्ट भी था। उसकी लाइफ सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह है कि डिसिप्लिन एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट किस तरह पूरा का पूरा लाइफ का खेल बदल सकता है। बिना डिसिप्लिन के सब लोग एक ऐसी नाव है जो किसी भी तरफ बह सकती है। वो नाव डूब भी सकती है, उसको दिशा, राह और समय का कुछ भी पता नहीं। जहां पानी का बहाव उसे ले जाएगा वो नाव उस तरफ चल देगी। और मुसाशी डिसिप्लिन को एक अचीवमेंट के टूल से ज्यादा दुख और सफरिंग से बचने की ढाल मानता था। क्योंकि जब हम डिसिप्लिन में होते हैं तो हम तैयार होते हैं हर सरप्राइज को फेस करने के लिए। हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं हम उनको डिसिप्लिन लाइफ का एक हिस्सा मान लेते हैं और उनको उसी तरीके से लेते हैं। तो इसी चीज को दिमाग में रखकर हम इस वीडियो में आगे मियामोतो मुसाशी की फिलॉसफी और सेल्फ डिसिप्लिन की टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपने इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो चीज जिस परिस्थिति में है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो। मुसाशी का जीवन पूरी तरह अनसर्टिनिटी से भरा हुआ था, फिर चाहे वह लड़ाई की वजह से हो या उसके जीवन में आने वाले अनगिनत बदलाव। उसके जीवन में सिचुएशन बदलती रहती थी। हर सिचुएशन को स्वीकार कर लेना उसके लिए समझौता करना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की फिलॉसफी का ही एक हिस्सा था। सच्चाई जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना, फिर चाहे क्यों ना वो जानलेवा लड़ाई हो या फिर शांति से बैठ के लिखना। वो सच्चाई को वैसे ही स्वीकार कर लेता था और जीवन को वैसे ही जीता था जैसा कि वो है। और वो ये मानता था ये बस सामुराई के लिए ही नहीं, बल्कि यह चीज हर किसी के लिए, हर किसी के जीवन में, रोजमर्रा की लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आज तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हारी कार बीच रास्ते में खराब हो जाए। अब बहुत से लोग हैं जो इस सिचुएशन में अपनी किस्मत को लेकर रोने और परेशान होने लगेंगे और खुद को कोसने लगेंगे, अपने जीवन को कोसने लगेंगे और हो सकता है कि वो परमात्मा को भी कोसने लगे। वो ऐसी बातें करने लग जाएंगे कि ऐसा बस मेरे साथ ही क्यों होता है। ये करके वह बस बिना बात की सफरिंग को अपनी लाइफ में उतार लेंगे। मुसाशी कहता था सिचुएशन को कोसने और खुद को गाली देने से कुछ नहीं बदलेगा। और एक डिसिप्लिन्ड इंसान इसको जैसा है वैसे ही स्वीकार करके ये मान लेगा कि कार खराब है और इसको ठीक कराने की जरूरत है। अब सारा का सारा फोकस होगा कि इसको जल्दी से कैसे ठीक किया जाए। जो लोग मीटिंग में वेट कर रहे हैं उनको बता दिया जाए और जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। और यही स्टोइक की फिलॉसफी भी थी। एपिक्टेटस का एक फेमस कोटेशन है, वी कैन नॉट चूज अवर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस बट वी कैन ऑलवेज चूज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू देम। तो ये काफी सिंपल है समझना कि क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मुसाशी कहता था कि कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी नहीं होती। हम सिचुएशन को जिस तरह से देखते हैं वो वैसे ही दिखाई देती है। और जब हम डिसिप्लिन माइंडसेट से जीवन जीते हैं तो हर जजमेंट से हम मुक्त हो जाते हैं। जो तुमने कर दिया उस पर पछतावा मत करो। गिल्ट एक अच्छा इमोशन है। इससे हमें पता चलता है कि कब हमने एक एथिकल लाइन को क्रॉस कर दिया है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने किसी से बुरा बर्ताव किया या गाली गलौज की और तुमको उस बात का गिल्ट है
तो यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं और तुमको अपने एक्शंस का इम्पैक्ट क्या होगा इसकी परवाह है, जो कि अच्छी बात है। तुम खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। लेकिन अक्सर हम लोग गिल्ट और रिग्रेट यानी आत्मग्लानि और पछतावे के बीच फर्क नहीं कर पाते। दोनों ही चीज़ों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। गिल्ट एक यूजफुल इमोशन है जो अपने बारे में जरूरी जानकारी देता है और हमारा फ्यूचर बिहेवियर कैसा हो इसको सुधारने में हेल्प करता है। रिग्रेट और पछतावा दूसरी तरफ एक मनोरोग की तरह है, हमारे थॉट्स के ऊपर एक काले बादल जैसा, हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा घेरे हुए और डिसिप्लिन को खत्म करते हुए। और मुसाशी के पास रिग्रेट करने का ना तो वक्त था ना सुविधा। उसको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस रहना था, तभी वो जिंदा रह सकेगा। यही वजह है वो एक क्लियर माइंड को जरूरी मानता था ताकि वो क्विक डिसीजन ले सके और उसके लिए डिसीजन इफेक्टिव हो। और रिग्रेट हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाता है जो मुसाशी अफोर्ड नहीं कर सकता था। चाहे तुम किसी जोखिम भरी इन्वेस्टमेंट पे पैसा हार जाओ या पूरी रात वीडियो गेम खेलते रहो, रिग्रेट से कुछ ठीक नहीं होगा। रिग्रेट करके केवल तुम बस बेबसी का अनुभव करते रह जाओगे। तो बेहतर है कि मान लो कि ठीक है, हाँ सबसे गलती होती है और अब इस चीज को ठीक कैसे करें। लेकिन रिग्रेट तुमको बस नीचे लेके जाता रहेगा और तुम नीचे गिरते रहोगे। तो मुसाशी कहता था, सीखो, बदलो, आगे बढ़ो और भूल जाओ। आप कहाँ हैं इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुसाशी के लिए लोकेशन सेकेंडरी थी। वो डिसिप्लिन और माइंडसेट को ही प्रथम स्थान मानता था। चाहे वह किसी शांत मंदिर में हो या खून खराबे से भरी किसी लड़ाई में, उसके अंदर की स्थिति हमेशा एक समान रहती थी। बहुत लोग मानते हैं लोकेशन का चेंज एक जादू की तरह हमारी परेशानियों को खत्म कर देता है और खुशियों में बदल देता है। लेकिन मुसाशी इस सोच का विरोध करता था और कहता था कि सुकून और खुशी का लोकेशन से नहीं बल्कि माइंडसेट से लेना देना है और कैसे हम जीवन जीते हैं इस बात से। हैप्पीनेस हमारे अंतर्मन की ही एक स्टेट है। यह सच है, नई जगह थोड़ी देर का हैप्पीनेस का अनुभव हमें करा देगी, लेकिन अगर आपके पास कोई मकसद नहीं तो वह हैप्पीनेस भी कुछ ही पल में फिर से गायब हो जाएगी और सब पहले जैसा। कन्फ्यूशियस ने भी अपने एक कोट में ऐसा ही कहा है, नो मैटर वेयर यू गो देयर यू आर। मुसाशी सबको लाइफ की अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के लिए तैयार होने को कहता था। अगर हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पे हैं या किसी फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो अनसर्टेनिटी तो आएगी। हम अलग अलग परिस्थितियों में हमेशा होंगे। नई जगह, नया देश, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज, और ये बदलाव बस फिजिकल लोकेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ का भी एक कड़ा इम्तिहान लेगा। तो कब तक भागोगे? मुसाशी कहता था, अपनी जगह बदलने से अच्छा है अपने आप को बदलो और मजबूत बनाओ। तो अगर तुम्हारे पास मकसद और डिसिप्लिन होगा, तुम किसी भी जगह एक सा रहोगे। 10,000 चीजें जानने से अच्छा है एक में मास्टर होना। आज के युग में यह बात कॉमन है कि लोगों के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस और करियर पाथ हैं, जैसे स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, आर्ट्स एक्सेट्रा, और लोग इन सब तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। यह बुरी बात नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट होना, लेकिन इससे अक्सर शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो जाता है, जहां लोग हर नए ट्रेंडी आइडिया के पीछे भागने लगते हैं और एक के बाद एक छोड़ते भी चले जाते हैं जैसे ही कोई नया आइडिया आता है। मुसाशी ने अलग अप्रोच से जीवन जिया और तलवारबाजी की ही कला में पहले महारत हासिल करी। तलवारबाजी की ट्रेनिंग में दिन रात खून पसीना एक कर दिया जब तक उसने उसको मास्टर नहीं कर लिया। लेकिन वह एक गजब का कलाकार, फिलोसोफर और स्ट्रैटेजिस्ट भी था। तो यहाँ मुसाशी यह नहीं कहता कि एक चीज का मतलब है और चीजों को नहीं सीखें। वह बस यह कहना चाहता था, एक वक्त पे एक चीज पर ही फोकस रहो जब तक उसको मास्टर ना कर लो और पूरा वक्त एनर्जी उस एक चीज में ही डाल दो। एक स्किल को अगर तुमने मास्टर कर लिया तो दूसरी स्किल को जल्दी मास्टर कैसे करना है तुमको यह आ जाएगा। अब सीखते कैसे हैं तुमने ये सीख लिया। एग्जाम्पल के लिए,
तुम अगर एक एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है यह सीख गए तो हर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है यह तुम्हें आ जाएगा। लेकिन यह स्टार्ट होगा बस एक चीज से। एक चीज तुम सीख जाओगे कि कैसे सीखनी है, तो फिर बाकी चीजें कैसे सीखनी है ये तुम्हें आ जाएगा और फिर तुम 1000 चीजें सीख सकते हो। अपने आप को कभी बिछड़ने से दुखी न होने दें। यह सच है, मुसाशी एक सामुराई था और उसका जीवन लाइफ एंड डेथ के बीच घिरा रहता था। वह इस प्रिंसिपल को बहुत महत्व देता था। सेपरेशन एक जीवन का सत्य है जिसको बदला नहीं जा सकता, चाहे वह किसी अपने की मृत्यु की वजह से हो या अलग जीवन के पाथ चुनने या पुराने शहर छोड़ने और नई जगह जाने। यह सब मोमेंट आएंगी ही आएंगी, इनको बदला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए, नई जॉब की वजह से अपनी फैमिली से दूर जाकर रहना ताकि आपका करियर बन सके। मुसाशी कहता था आपका डिसिप्लिन है जो इस बिछड़ने के गम और ऐसे इमोशन से आपको बचा के रखता है और आपको अपने टारगेट और एम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। बिछड़ना बस लोग और जगह तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि बहुत लोग अपनी कार, फोन और दूसरे गैजेट और मटेरियलिस्टिक चीजों के बिना भी सैड महसूस करते हैं। मुसाशी ऐसी अटैचमेंट को एक रुकावट मानता था आपके एम के सामने और कहता था यह बस एक इमोशनल बैगेज है जिससे जितना दूर रहें उतना अच्छा है आपके डिसिप्लिन के लिए। तो अच्छा है, हर चीज एंजॉय करो, हर पल को जियो, लेकिन किसी चीज से अटैच मत हो जाओ इमोशनली। कहीं बिछड़ते वक्त आपका डिसिप्लिन समाप्त ना हो जाए। कभी किसी से जलो मत। अब आप सोच रहे होंगे जलन से डिसिप्लिन का क्या लेना देना, लेकिन मुसाशी की पूरी टीचिंग है हर उस रुकावट को तोड़ना जो डिसिप्लिन के रास्ते में आती है, और जलन उनमें से एक है। एग्जाम्पल के लिए, तुम सोशल मीडिया पे अपने दोस्त के पोस्ट देखकर पाओ उसकी ड्रीम जॉब लग गई या वह कहीं घूम रहा है, तुमको जलन का अनुभव होगा और लगेगा तुम पीछे रह गए। यह इमोशन तुमको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करेगा और फिर तुम खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट से ज्यादा जीवन को कोसने में वक्त बर्बाद कर दोगे। सोचो अगर मुसाशी दूसरे तलवारबाजों से जलने में वक्त बर्बाद करता तो क्या वह वो सामुराई बन पाता जिसे आज हम जानते हैं? कभी नहीं। सामुराई की दुनिया में जीतना हारना जीने मरने जैसा ही है। जरा सा डिस्ट्रैक्शन और खेल खत्म। मुसाशी यह सब अफोर्ड नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं। मुसाशी पूरा वक्त अपनी तलवारबाजी को कैसे बेहतर करें यह सोचता रहता था और अपनी कला पे फोकस, खुद की कमियां और ताकत पे काम। जलन वक्त, रिसोर्सेज और इमोशनल स्टेबिलिटी तीनों को बर्बाद कर देता है। तो सोशल मीडिया की एज में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चुनौती है और जलना सबसे बड़ी रुकावट। तो जब भी तुम्हें जलन का अनुभव हो, मुसाशी की बात को याद करना ताकि तुम अपनी फील्ड के मुसाशी बन सको। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर तुम ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी ही बहुत सारी फिलोसॉफिकल वीडियोस शेयर करने वाले हैं।